सभी लोगों का केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में मूलानुपाती सूत्र और उसका निर्धारण पढ़े थे, और सूत्र पढ़े थे, संरचना सूत्र पढ़े थे। आज हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। वह टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ऐसा ना। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है? किसी भी रासायनिक, आप कक्षा 10 में पढ़ें आप रासायनिक समीकरण। आप लोग कक्षा 10 में आप पहला ही जो पाठ है रसायन विज्ञान का, उसमें आप लोग रासायनिक समीकरण पढ़े हैं, विधिवत अध्ययन किए हैं, रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़े हैं, उसमें क्या चीज़ कैसे होती हैं। तो किसी रासायनिक परिवर्तन का सूत्रों व प्रतीकों के द्वारा कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सपोज करें, जैसे 2H2 प्लस O2 है, आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं। यहाँ अनुकूल परिस्थिति होगा इसके लिए तभी क्रिया करेंगे, तो जल बनाते हैं यहाँ पे। तो किसी भी रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और H2O बना रहे हैं। तो किसी भी रासायनिक परिवर्तन को सूत्रों और प्रतीक, मतलब हम उसको सूत्र रूप में लिखें और प्रतीक रूप में लिखें, तो जो चीज़ हमें प्राप्त होती है या जो हम उसको प्रदर्शित करते हैं सूत्रों एवं प्रतीकों द्वारा, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी रासायनिक परिवर्तन ले लें आप, जैसे मान लीजिए कि हम वही 2H2, यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे लिया गया है, सपोज करें जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2 लिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर रहा है, AgCl बन रहा है और BaNO3 का होल ट्वाइस। कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लिया कि हम सोडियम की जल से क्रिया आप पढ़े होंगे, सोडियम की जैसे हम जल से क्रिया कराएं 2Na प्लस 2H2O, तो तीर के बाद क्या बनता है इसमें देखेंगे 2NaOH प्लस H2, यह हो गया। मतलब यदि हम सोडियम को जल में डालते हैं, सोडियम को जल में डालते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस निकलता है। ऐसे H2 गैस क्या होता है, निकलता है। तो सोडियम को जब हम जल में डालें और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और H2 गैस निकला, तो उसको हम इस रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब वही प्रतीक है, उसमें सूत्र है, और इसी का प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण में जो बाएं की तरफ, मतलब जो तीर होता है, तीर के जो बाएं, या तीर होता है तीर के जो बाएं की तरफ होता है, उसको हम अभिकारक बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं उसे रिएक्टेंट। जो दाएं तरफ होता है हम उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं या प्रोडक्ट। ठीक है। तो किसी भी संतुलित समीकरण में, कोई संतुलित समीकरण यदि है, कोई भी संतुलित समीकरण यदि है, तो उसमें जो अभिकारक होते हैं, जैसे इसमें अभिकारक, इस क्रिया में अभिकारक क्या है, BaCl2 और AgNO3। उत्पाद क्या है इसमें, AgNO3 और BaNO3। अन्य कोई भी क्रिया आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ले लें N2 प्लस 3H2, प्रोडक्ट में हो जाए 2NH3, प्रोडक्ट में क्या हो जाए 2NH3। तो यहाँ पे N2 और H2 क्या है, अभिकारक है, और NH3 क्या है, यहाँ पे उत्पाद है। ठीक है। तो किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद के पहले, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा गया है यहाँ पे, अब उदाहरण लिखा गया है, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के पहले जो संख्या लिखी होती है, जो गुणांक होता है, अभिकारक और उत्पाद के पहले संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जो गुणांक लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। क्या बोलते हैं उसको, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। जैसे यहाँ पे देखेंगे KClO3 को गर्म किया जा रहा है, पोटेशियम क्लोरेट इसका नाम है, तो क्या बन रहा है, KCl बन रहा है और 3O2। इसका KClO3 का गुणांक क्या है, 2 है। पोटेशियम क्लोराइड का गुणांक क्या है, 2 है। ऑक्सीजन का गुणांक क्या है, 3 है ना इसमें। तो इस क्रिया में स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक जो पोटेशियम क्लोरेट का होगा वह 2 होगा, पोटेशियम क्लोराइड का जो होगा 2 होगा, ऑक्सीजन का जो होगा 3 होगा। मतलब स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्रमशः क्या होगा, 2, 2 एवं 3 होगा ना इसमें। अब आगे हम देखेंगे, किसी भी अभिक्रिया के लिए पूछा जाए स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, तो जो उसमें अभिकारक का अणु होगा, जो मल्टीप्लाई होगा गुणांक, वही क्या होगा, उसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होगा। या जिस भी उत्पाद का पूछा जाए, उत्पाद में जो उसमें उसके अणु होंगे, जो उसका गुणांक होगा, वही उसका क्या होगा, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होगा।
तो उसमें बहुत सारा आप क्या कर सकते हैं, अन्य एग्जाम्पल लेकर उसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक रफ कॉपी पर आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें रासायनिक समीकरण का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है? कोई रासायनिक समीकरण दिया है तो उसका महत्व आप कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए कि यदि हम ले लें H2 और Cl2 आपस में क्रिया करके HCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं? HCl। तो कितना H2 क्रिया कर रहा है? एक। कितना Cl? एक। कितना HCl बन रहा है? दो। तो किसी भी रासायनिक समीकरण का महत्व होता है, कोई भी रासायनिक समीकरण जो होती है हमको कुछ न कुछ सूचना अवश्य प्रदान करती है। तो कौन कौन सी सूचनाएं प्रदान होती हैं उसको हमको रासायनिक समीकरण के महत्व के अंतर्गत पढ़ना है इसमें। तो रासायनिक समीकरण का महत्व देखेंगे क्या होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसका हम पहले गुणात्मक अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं? गुणात्मक। फिर रासायनिक समीकरण की सहायता से हम उसके परिवर्तन का मात्रात्मक अध्ययन करते हैं। मात्रात्मक मतलब कितनी मात्रा, जैसे मान लिया कि हम H2Cl2 की क्रिया कराएं या सोडियम को जब हम जल में डालें 2Na+2H2O डालते हैं तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड बना। कितना हाइड्रॉक्साइड बना मतलब कितना हम सोडियम उसमें डाले और कितना सोडियम हाइड्रॉक्साइड बना, इन सब को हम क्या कहते हैं? मात्रात्मक अध्ययन। क्या कहते हैं? मात्रात्मक अध्ययन। ठीक है। तो इन सब का अध्ययन क्या किया जाता है? रासायनिक समीकरण के महत्व के अंतर्गत किया जाता है। तो कुछ रासायनिक समीकरण जो होते हैं उसमें कुछ प्रतीक भी दिए जाते हैं, कुछ उसमें समीकरण भी दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक लिखूं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट का लिखा गया था 2KClO3, इसको गर्म किया जा रहा था तो यहाँ डेल्टा लिखा जाता है या यस होता है। तो क्या बनेगा? 2KCl या यस होगा, यस होगा 2KCl, यहाँ पे यस होगा यह, अब प्लस 3O2। O2 क्या होती है? गैस होती है। O2 क्या होती है? गैस। तो यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड यस मीन्स क्या है? सॉलिड है। KCl यस मीन्स क्या है? सॉलिड ठोस है। O2 यह क्या है? गैस है। और तीर के ऊपर डेल्टा भी लिखा जाता है, मतलब ताप है। डेल्टा मतलब क्या है? ताप है, मतलब उसको गर्म किया जाता है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में जो होती है, देखेंगे आप, जो अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो ठोस के लिए क्या लिखते हैं? यस। द्रव लिक्विड के लिए क्या लिखा जाता है? एल। गैस के लिए क्या लिखा जाता है? जी। वाष्प वेपर के लिए क्या लिखा जाता है? वी। जलीय एक्वस के लिए क्या लिखा जाता है? AQ। यह प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। और जो उत्पाद जल में अविलेय होते हैं, मतलब अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं, नीचे बैठ जाए उत्पाद, तो उनके लिए हम नीचे तीर लगा कर लिखते हैं। और जो गैसीय उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं उनके लिए हम ऊपर तीर लगा कर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जो आपको एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, AgCl प्राप्त होता है तो AgCl में तीर नीचे की तरफ लगाया गया है। मतलब AgCl जब क्रिया होगी तो नीचे क्या हो जाएगा? वह बैठ जाएगा, विलयन में क्या हो जाएगा? नीचे वो एकत्रित हो जाएगा। ठीक है ना। या आप जैसे कोई गैस अभिक्रिया लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 2Na वाला ही लें, जैसे 2Na+2H2O प्रोडक्ट में 2Na, प्रोडक्ट में क्या हो जाए? 2NaOH प्लस लिखा है H2, यदि लिखा है तो H2 कैसे? तीर से बनाते हैं तो गैस अभिक्रिया होती है। मतलब H2 किस रूप में है? गैस रूप में है। ठीक है। तो आगे अब जानेंगे आप इसमें, जैसा कि बी पॉइंट बताया गया। सी पॉइंट, अभिक्रिया की प्रायोगिक परिस्थितियों को अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर पर हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तीर पर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बन रही है, तो इसमें Fe उत्प्रेरक होता है और प्रेशर T मतलब कि दाब और T मतलब ताप। दाब और ताप की क्या होती है? उचित परिस्थिति होती है ना यहाँ पे। जैसे आप पढ़े होंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से यदि अमोनिया बन रही है तो उसमें आप पढ़े होंगे यह चीज़, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग की अभिक्रिया का समीकरण में यह पढ़े होंगे N2 + 3H2, ये गैस अवस्था में होती है।
ये भी गैस अवस्था में होती है। यह रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणी 2NH3 बनती है, ये भी गैस अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होती है। तो यहाँ ताप क्या होता है, मान लीजिए जो भी हो, या फिर उत्प्रेरक प्रयोग होता है, मालिब्डेनम इसमें वर्धक प्रयोग होता है, परिस्थिति है। ताप मान लीजिए कि 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब मान लीजिए कि 250 वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ताप और दाब की अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं, तीर के ऊपर क्या की जाती हैं, लिखी जाती हैं। हो गया इसमें। यदि डी पॉइंट इसमें देखेंगे, यदि अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है तो उसको भी समीकरण से हम प्रदर्शित करते हैं। तो उष्मा उत्सर्जित होती है तो कैसे लिखते हैं, अभिकारक है और उत्पाद है, ठीक है ना, प्लस क्यू उष्मा है, क्या है, क्यू उष्मा उत्सर्जित हो, मतलब उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। या इसी को हम दूसरे रूप में, एक मानक रूप में भी लिख सकते हैं, अभिकारक उत्पाद डेल्टा एच, मतलब क्या होता है यहाँ पे, एंथैल्पी में परिवर्तन। आगे आप जब पढ़ेंगे उष्मागतिक रसायन तो उसमें आप जानेंगे। तो डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन। उसके लिए जैसे क्यू का मान डेल्टा एच बराबर क्यू का मान लिखा गया है माइनस क्यू, क्या लिखा गया है, माइनस में है यह माइनस क्यू, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक ना। तो उष्मागतिक में आप जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ जानेंगे। तो क्रिया उष्मा, जैसे मान लीजिए कि यदि मैं लूँ जैसे कार्बन, जैसे यदि कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब मान लीजिए कि 96 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है इसमें, ठीक है ना। तो ये क्यू हो गया, क्यू हो गया। यदि हम इसी को इस रूप में लिखें C+O2 और प्रोडक्ट में CO2, तो उसमें ऊष्मा क्षेपी हो रही है। और यहाँ पे यदि हम ऐसे लिखें डेल्टा एच के रूप में लिखें तो डेल्टा एच बराबर लिखेंगे माइनस क्यू, वही माइनस 96 किलो कैलोरी, ठीक ना। तो डेल्टा एच बराबर यह लिखेंगे, ठीक है। ये उष्मा क्षेपी के लिए दो तरीका है लिखने के लिए, किसी भी उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी क्रिया हो तो एक तरीका तो यह होता है प्लस के रूप में लिख दें हम यहाँ पे, एक तरीका यह होता है C+O2 CO2 और डेल्टा एच के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन है। और वहाँ पे हम क्या लेते हैं, माइनस डेल्टा एच, मतलब माइनस जब होता है तो वह उष्मा क्षेपी होती है, यही उल्टा जैसे जस्ट हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, वह उष्मा शोषी क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ दिया गया देखेंगे, अभिकारक और उत्पाद जब परिवर्तित हो रहा है तो माइनस क्यू, तो यह उष्मा शोषी हो गया। अभिकारक और उत्पाद या इसी को दूसरे मानक रूप में लिखा गया, दोनों एक ही चीज़ है, जैसे यह और यह दोनों चीज में यह मानक रूप में लिखा गया तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू लिखा जाएगा, वह उष्मा शोषी होगा। क्या होगा, उष्मा शोषी होगा। समझ में आ रहा है ऐसी दोनों चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग क्रियाएं होती हैं, मतलब एक क्रिया क्या होगी, उष्मा को निकालेगी, उष्मा क्षेपी होगी, तो या तो हम प्लस क्यू के रूप में लिखें या कामा दे के डेल्टा एच एंथैल्पी के रूप में लिखेंगे, तो माइनस क्यू के रूप में लिखेंगे, मतलब वही माइनस क्यू हो जाएगा। डेल्टा एच परिवर्तन उष्मा क्षेपी के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन का मान क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे ऋणात्मक होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे उष्मा शोषी के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, और उष्मा जो निकलती है यहाँ पे क्या होती है, ऋणात्मक होता है। तो दूसरा वाला जो या करके लिखा गया है वो मानक रूप में है, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे, समझ में आया, आप इसको ध्यान से देखेंगे जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ये प्राइमरी चीज़ें हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए, रासायनिक समीकरण के लिए, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप जैसे पिछले लोअर कक्षाओं में इन सब का ध्यान नहीं देते हैं, तो आप यहाँ पे इसको ध्यान में देंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे नोट करके लिखा गया है, माना एक संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है, तब इसके अनुसार हमको निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। एक समीकरण दिया है, जैसे देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, या कैपिटल सी और कैपिटल डी। तो कैपिटल ए और बी अभिकारक हैं, कैपिटल सी और डी क्या है, उत्पाद हैं, ठीक है। तो इससे हमको निम्न जानकारी प्राप्त होती है, यदि अभिक्रिया यह कर रहे हैं दोनों ए और बी अभिक्रिया करके, ए और बी अभिक्रिया करके सी और डी बना रहे हैं, तो जो स्मॉल ए है ए के अणुओं की संख्या है, स्मॉल बी है स्मॉल ए के अणुओं की संख्या, स्मॉल बी के अणुओं की संख्या, स्मॉल सी के अणुओं की संख्या, स्मॉल डी के अणुओं की संख्या है ना, यहाँ पे जो बताया गया है देखेंगे।
तो यदि आप क्रिया कर रहे हैं यह, इससे हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है? पहला इसमें मोल अनुपात है, देखेंगे मतलब ए का, कैपिटल ए का ए मोल, स्मॉल ए मोल क्रिया करेगा किससे? बी के बी मोल से, स्मॉल बी मोल से, और कैपिटल सी के स्मॉल सी मोल से। ये बराबर का चिन्ह है लगभग, ये जो बनाया गया ऐसे चिन्ह, या इसका मतलब होता है लगभग बराबर, स्टाइक्योमेट्रिक बराबरी होती है, ठीक है ना, स्टाइक्योमेट्रिक तुल्यांक है इसमें। अब बराबर डी का डी मोल, ये तो मोलों की संख्या, मतलब ए का ए मोल, बी का बी मोल। यदि यही समीकरण ऐसे रहता, मान लीजिए ए प्लस बी अब प्रोडक्ट में सी प्लस डी, ए का कितना मोल है? एक। एक यहाँ लिखा है ना, लिखा नहीं जाता है, बी का यहाँ एक लिखा नहीं जाता है। ए का एक मोल, बी का एक मोल, सी का एक मोल, डी का एक मोल, मतलब एक मोल ए बराबर एक मोल बी बराबर एक मोल सी बराबर एक मोल डी। यह चीज़ होता है वहाँ पे, आ रहा समझ में? तो मूल अनुपात में जो हम यहाँ लिखेंगे, यह चीज़ लिखा गया है। ये बहुत नेसेसरी चीज़ है। कोई भी समीकरण दिया हो, जो चीज़ दिया हो उसमें जो क्रिया कर रहा हो, आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको जानना है यहाँ पे, जैसे दिया गया है चिन्ह स्टाइक्योमेट्रिक तुल्यांक को प्रदर्शित करता है और बराबर रासायनिक तुल्यांक को प्रदर्शित करता है। अणु अनुपात क्या है? यहाँ पे अणु के रूप में भी देखेंगे। ए मतलब अणु ए, या ए अणु ए, अन्य अणु मतलब अन्य क्या है? यहाँ गद्दरों संख्या का गुणा कर देंगे 6.023 गुणे 10 के घाते 23 से, ठीक ना। तो ए अणु, ए का ए अणु बराबर बी का बी अणु बराबर सी का सी अणु बराबर डी का डी अणु होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया दूसरा अणु अनुपात में, ठीक है। अब द्रव्यमान अनुपात में क्या है? द्रव्यमान अनुपात में ए का कितना होगा? जैसे मान लीजिए कि यदि हम यह लिखें 2H2 प्लस O2 आपस में क्रिया करके 2H2O बना रहे हैं, तो ए का कितना है? 2। तो कितना ग्राम H2 का एक होता है परमाणु भार, तो 2 है तो क्या हो जाएगा? 2, तो 2 गुणे 2 ग्राम मतलब 4 ग्राम यह क्रिया कर रहा है। ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 ग्राम से, इसके कितने ग्राम से? 2 गुणे 18 ग्राम से। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, देखेंगे वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। जैसे ए का कितना ग्राम होगा? ए गुणे ए का, ए गुणे एम ए मतलब ए का आणविक द्रव्यमान या ए का जो भी होगा अणु का द्रव्यमान होगा, बराबर डी गुणे एम बी, डी गुणे एम बी से क्रिया करेगा, बराबर सी गुणे एम सी बराबर डी गुणे एम डी। ये हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी रिएक्शन के लिए आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ले लें N2 + 3H2, अब प्रोडक्ट में यदि आ जाए 2NH3 आ जाए, तो N2 का 14 होता है, 14 दूनी 28 ग्राम इससे क्रिया करेगा, और 3H2 है तो 3 गुणे क्या हो जाएगा? उसका और भार वही लिखा गया सी गुणे एम सी से, ठीक ना। 3 दूनी 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, तो 2 गुणे NH3 का 70 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यह 70 है, 2 गुणे 17 मतलब कितना ग्राम हो जाएगा? 34 ग्राम। NH3 का अणु भार निकालेंगे तो 34 ग्राम। तो यह चीज़ है यहाँ पे दिया गया है। तो द्रव्यमान अनुपात ऐसे ही कोई भी किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए जो अभिकारक का द्रव्यमान क्रिया करेगा वही क्या होगा? उसी रेशियो में उत्पाद का द्रव्यमान क्रिया करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया देखेंगे, जहाँ इसमें एम ए, एम बी, एम सी, एम डी क्रमशः ए बी सी डी के अणुभार या आणविक द्रव्यमान है, जैसा जो चीज़ रहा उसमें, ठीक है ना। अब आयतन अनुपात क्या है इसमें? आयतन अनुपात, आयतन अनुपात भी क्या है? वही चीज़ होता है जब सभी अभिकारक एवं उत्पाद क्या हो? गैसें हों तथा सभी के आयतन समान परिस्थितियों में मापे गए हों। सभी के आयतन क्या हो? समान परिस्थितियों में, जैसे जो ऊपर दिया गया है। तो ए का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बी का आयतन बराबर सी का आयतन बराबर डी आयतन डी, ठीक ना। तो उपरोक्त को हम यहाँ देखेंगे, नीचे यहाँ दिया गया है, जैसे एक समीकरण दिया गया है चारों को, चारों में देखेंगे क्या चीज़ दिया गया है। एक आपका एक दिया गया है मोल अनुपात, पहला देखेंगे यहाँ पे मोल अनुपात, दूसरा अणु अनुपात, तीसरा द्रव्यमान अनुपात, ये दिया गया है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे यह मोल अनुपात, अणु अनुपात, द्रव्यमान अनुपात, ये चीज़ें दिया गया है। तो आप इसमें देखेंगे 2H2 समीकरण में पढ़ना हो, रासायनिक समीकरण नीचे ही देखेंगे 2H2 + O2 और 2H2O वेपर में है, और H2O2 किस अवस्था में है? देखेंगे गैस अवस्था में है ना, गैस अवस्था में। तो इसका मोल अनुपात में देखेंगे कितना H2 का है। जैसे मोल अनुपात में आप देखेंगे तो H2 का कितना मोल है? 2 मोल। O2 कितना है? 1 मोल, आया 2 मोल हो गया। अब वही मोल के अणु में लिखेंगे तो इसका 2 अणु है,
2 अणु, इसका 1 अणु और इसका 2 अणु। और द्रव्यमान में देखेंगे अणु को वजह से 2 अणु है तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 6.02, 3 गुणे 10 के घाते 23, या 1 है तो 1 ही हो जाएगा 6.02 गुणे 10 के घाते 23, और 2 अणु है तो 2 गुणे 10 6.02 गुणे 10 के घाते 23। और द्रव्यमान में क्या है क्योंकि 2H2 प्लस O2 और 2H2O है, तो द्रव्यमान कितना है देखेंगे 2H2O है तो H2 का द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है तो H2 का कितना है 2, 2 दूनी 4 ग्राम या 4 ग्राम, और O2 का 16 होता है तो क्या हो जाएगा 32 ग्राम। कितना ग्राम हो गया 32 ग्राम। 2H2O, H2O का 18 होता है तो 2 गुणे 18 36 ग्राम। यह द्रव्यमान अनुपात हो जाएगा। तो किसी के लिए भी किसी रासायनिक समीकरण के लिए भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मोल अनुपात, मोल अनुपात क्या कह रहा है देखेंगे। मोल अनुपात यह कह रहा है जैसे 2 मोल हाइड्रोजन की क्रिया 1 मोल जब हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो 2 मोल जल प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरा अणु अनुपात क्या कर रहा है 2 अणु ऑक्सीजन की 2 मोल हाइड्रोजन की क्रिया 1 अणु हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो 2 अणु क्या होगी जल प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसी तरह से द्रव्यमान में 4 ग्राम की हम क्रिया 4 ग्राम हाइड्रोजन की क्रिया 32 ग्राम से कराएंगे तो कितने ग्राम प्राप्त होगी 36 ग्राम। ये सभी बराबर है, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम जल प्राप्त हो रहा है 36 ग्राम। तो दोनों में से आप रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 4 से 36 दे रहा तो 1 से कितना देगा 36/4, मतलब 1 ग्राम से कितना ग्राम H2O बनेगा 9 ग्राम H2O बनेगा। तो किसी 2 का रेशियो आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। ये चीज़ें होगा। जैसे मान लीजिए कि यदि हम यह लें अमोनिया का ही लें, यदि सपोज करें अमोनिया लें, यदि हम N2 + 3H2 और यहाँ दे दे 2NH3 ऐसे दिया जाए तो कितना आयतन में दिया जाए तो कितना आयतन है 1, कितना है 3, कितना बनेगा 2, यानी है ना। यानी कि यदि हम 2 लीटर यदि बनाना है, मान लीजिए 2 लीटर अमोनिया बनाना है कितना लीटर नाइट्रोजन लगेगा 1 लीटर, कितना लीटर हाइड्रोजन लगेगा 3 लीटर, कितना लीटर तब अमोनिया बनेगी 2 लीटर। मान लीजिए कि हम इसको 4 लीटर बनाना है, ऊपर लिख रहे हैं देखेंगे 4 लीटर हमको अमोनिया बनाना है तो कितना लीटर नाइट्रोजन लगेगा 2 लीटर, कितना लीटर हाइड्रोजन लगेगा 6 लीटर। ये चीज़ें आप किसी एक दोनों ये सब बराबर है लगभग, ये सभी क्या है लगभग बराबर है रासायनिक तुल्यांक में जैसे इस तरह से, ठीक ना। मतलब 2 लीटर यदि हमको यदि 4 लीटर हमको अमोनिया बनाना है तो कितने लीटर आवश्यक होगी नाइट्रोजन की 2 लीटर। तो किसी के लिए भी द्रव्यमान में भी यह देखा जा सकता है। इन समीकरणों को जो आपको आज बताया गया है क्या करेंगे बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं रासायनिक समीकरण में जो आपको आज बताई गई हैं। तो इसको कई बार वीडियो को आप कई बार सुनेंगे तब आगे चल के आपको इसी के आधारित पर रासायनिक समीकरण के आधारित पर अगले आपको लेक्चर में वीडियो में रासायनिक समीकरण के आधारित मतलब 7वें वीडियो में आपको रासायनिक समीकरण पर आधारित पर कुछ आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे जो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे यदि आप नहीं सॉल्व करेंगे तो ये सब बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में ही बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।